ओके। तो कैसे हैं आप लोग? रक्षाबंधन मना लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। फिर से वापस आ जाते हैं पढ़ाई पे, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। काफ़ी क्वेश्चंस हमने किए, आप लोगों का काफ़ी प्यार और सहयोग मिल रहा है सारे स्टूडेंट्स का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। कई सारे एस्पिरेंट्स कह रहे हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल के क्वेश्चंस को लेकर आया जाए। डेफिनेटली हम लोग लेकर आने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल के क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो भी हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं। डेफिनेटली आप निश्चिंत रहें, आपकी सारी एडवाइसेज सर आँखों पर, आपने जितनी भी बातें कही हैं सारी बातों को हम पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप एकदम निश्चिंत रहें, निफिक्र रहें। करेंट अफेयर्स में इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा कि एग्ज़ाम तक आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। बस इतना ही है, सेशंस को बार बार देखते जाना है, रिवाइज करते जाना है, और जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, ठीक है, आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा याद रहेंगी, ठीक है। इनफैक्ट अगले सेशन से मैं जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मार्क करने का कोशिश करूंगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी आने की है उसको भी मार्क करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, थर्ड सेशन है अपना, और इस सेशन के अंदर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिसेंटली बिहार सरकार ने बागमती नदी पे एक पुल के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए कौन सी संस्था वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? ठीक है। बागमती नदी, आप लोग बताना कि उद्गम इसका कहाँ से होता है। और आपको पता होगा कि ये सीतामढ़ी जिले से बिहार में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के पश्चात काफ़ी सारा अवसाद लेकर आती है, और अवसाद के लेकर आने के कारण यहाँ पे इसके बेसिन में बाढ़ की अत्यधिक समस्या रहती है। आपको बता दूं कि एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, एशियाई विकास बैंक के द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट का नाम है बागमती रिवर बेसिन, बागमती रिवर बेसिन, बागमती रिवर बेसिन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। बागमती रिवर बेसिन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये एशियाई डेवलपमेंट के एशिया डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसको शुरू किया गया है। बागमती रिवर बेसिन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की रिवर बेसिन के अंदर जितने भी समस्याएं हैं, बाढ़ के कारण समस्याएं आती हैं, इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। नाम याद रखेंगे, बागमती रिवर बेसिन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू बागमती रिवर के आसपास के क्षेत्रों में एक पुल का निर्माण, एक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, और उसके लिए फंडिंग जो है इसी प्रोजेक्ट के थ्रू एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसकी फंडिंग की जा रही है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है पटना डिक्लेरेशन, ठीक है। पटना डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे संबंधित है, ठीक है। पटना डिक्लेरेशन जो है यह किससे संबंधित है, इसकी बात करता है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो पटना डिक्लेरेशन है, इट इज रिलेटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के संरक्षण से संबंधित है। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता होगा कि जैव विविधता को बचाने के लिए कई सारे डिक्लेरेशन होते हैं, कई सारे कॉन्फ्रेंसेज होते हैं। तो इसी कड़ी में अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और इनके साथ एक और संस्था है जिसका नाम है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है। बॉम्बे नेचर सोसाइटी, ठीक है। इन दोनों ने बॉम्बे नेचर हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों ने मिलकर हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों ने मिलकर, ठीक है, इसका आयोजन किया है जिसका नाम है बॉम्बे पटना डिक्लेरेशन। इसमें क्या है सो समझो। मैंने एक दिन और आपको माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में बताया था, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बताया था, प्रवासी पक्षियों के बारे में। होता क्या है कि साइबेरिया में
काफ़ी ज़्यादा ठंडक आ जाती है ठंड के समय, तो वहाँ से जो स्पीसीज होते हैं, वहाँ से जो पक्षी होते हैं, वो वहाँ से क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, और माइग्रेशन करके वो बिहार और भारत के उत्तर भारत के राज्यों में, डिफरेंट राज्यों में पहुँचते हैं। तो उनका और मैंने एक दिन और बताया था कि भारत में या बिहार में इनका अवैध शिकार काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, और शिकार करने से इनकी संख्या जो है वो काफ़ी कम हो रही है। पक्षी भी बोलते हैं कि भाई नहीं, बिहार मत जाओ, वहाँ गए तो वहाँ पे मार के खा जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से जो पक्षी हैं वो बिहार नहीं आ रहे हैं, इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है, एंड दैट्स वाई इनके संरक्षण के लिए ये पटना डिक्लेरेशन की शुरुआत की गई है, ठीक है। और इसके अलावा इनका व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जो प्रवासी पक्षी हैं। तो इन व्यापार को रोकने के लिए, अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा कि इसका कैसे डेटा कैसे कलेक्ट होगा, कैसे इनको बचाया जाएगा, क्योंकि ये तो अवैध प्रवासी हैं, अवैध प्रवासी पक्षी हैं, अवैध नहीं बोलेंगे सॉरी, ये तो प्रवासी पक्षी हैं। तो इनको कैसे, इनका संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो बिजली की लाइनें होती हैं उसके ऊपर बैठ जाते हैं, उससे इनका मृत्यु हो जाता है। तो उनको बचाने के लिए एक मोटा मोटी कहेंगे कि पटना डिक्लेरेशन अगर आपसे पूछा जाए तो ये इसका जो ये शुरुआत किया गया किसके द्वारा, तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और बॉम्बे नेचर हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। ये है किसी से रिलेटेड, तो पक्षियों के संरक्षण से रिलेटेड है। कौन से पक्षी, तो ज़्यादातर बिहार में आपको पता होगा कि जो प्रवासी पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी ये आते हैं, तो इनके संरक्षण से संबंधित है। क्लियर होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए यूएनईपी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ कि मेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं, मेंस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जब मेंस के क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर भी फैक्ट्स और डेटा आपको डालना होता है, और वो फैक्ट्स और डेटा कहाँ से आता है, तो इन्हीं करंट अफेयर्स से आता है। जैसे यहाँ पर देख लो, अगर बिहार से रिलेटेड आपको कोई डेटा डालना होगा और उसमें पॉल्यूशन का कोई जिक्र होगा, तो आप ये वाला डेटा आप आसानी से डाल सकते हैं। तो पहली बात कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाना है, तो पहली बात तो बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाना है, और उस प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया गया है, बोलो किसके साथ, तो यूएनईपी के साथ। पहला क्वेश्चन तो यहाँ बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस वर्ष तक बनाना है, तो आपको बता दूं कि इसको 2040 तक बिहार को क्या बनाना है, पॉल्यूशन मुक्त बनाना है, प्रदूषण से फ्री बनाना है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्रदूषण मुक्त कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो प्रदूषण मुक्त बनाने का दो तरीका हो सकता है। पहला क्या तरीका हो सकता है कि जो उत्सर्जन है, इस उत्सर्जन को कम किया जाए, कार्बन का जो उत्सर्जन है, कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, पहला कम किया जाए। और दूसरा क्या है कि कार्बन सिंक, ठीक है, कार्बन सिंक को बढ़ाया जाए, सिंक को बढ़ाया जाए। तो इन दोनों ही प्रोसेस के ऊपर काम कर रही है सरकार, ठीक है, कि पहला तो कार्बन का उत्सर्जन को हम लोग कम करेंगे, और कार्बन सिंक, ठीक है, कि कार्बन को कैसे उसको मिटिगेट करेंगे, उसके ऊपर भी फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात कि बिहार इज द फर्स्ट स्टेट, बिहार प्रथम राज्य है जो कि यूएनईपी के साथ इस तरीके के समझौते पे, यूएनईपी के साथ इस तरीके के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेट है ऐसा एमओयू साइन करने वाला, बिहार जो है वो क्या है, फर्स्ट स्टेट है। क्लियर है क्या सभी को, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाना है, कब तक बनाना है, 2040 तक। किसके साथ हमने एमओयू साइन किया है, तो यूएनईपी के साथ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ, ठीक है। और कैसे करना है, तो कार्बन उत्सर्जन को कम करके और कार्बन सिंक को बढ़ावा देकर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने शहरी चुनावों के लिए ई वोटिंग प्रणाली को अपनाया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई वोटिंग प्रणाली, ठीक है। पहली बात आपको बता दूं कि बिहार इज द फर्स्ट स्टेट जिसने इसको अपनाया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स मैं चाहता हूं कि आप लोग को बता दूं। इसमें एंड्रॉयड आधारित मोबाइल का यूज किया जाएगा, एंड्रॉयड आधारित एप्लीकेशंस का यूज किया जाएगा, ठीक है। पहला फैक्ट कि ये एंड्रॉयड बेस्ड होगा।
दूसरी बात अगर हम लोग इस पर करें तो इसके लिए दो मोबाइल ऐप्स बनाए गए हैं। पहला है ई वोटिंग, इसके लिए दो मोबाइल ऐप्स बनाए गए हैं। पहला है ई वोटिंग, दूसरा है SECBHR। ठीक है, तो दो मोबाइल ऐप्स बनाए गए हैं। SECBHR जो है वो बनाया गया है किसके द्वारा? बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। और ई वोटिंग जो है ये CDAC के द्वारा बनाया गया, CDAC के द्वारा। इसको किसने बनाया बोलो? CDAC ने बनाया है। ठीक है, उसके बाद एक बात बता देते हैं कि जो फर्स्ट वोटर हैं, फर्स्ट वोटर, फर्स्ट वोटर, उनका नाम है विभा कुमारी, विभा कुमारी। और ये पकड़ी दयाल, पकड़ी दयाल ये आपको पूर्वी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में ये पड़ता है, तो उस पकड़ी दयाल से संबंधित है, वहाँ की निवासी हैं। और ये जो है ये फर्स्ट वोटर हैं, विभा कुमारी नाम है इनका, फर्स्ट वोटर। और जो फर्स्ट मेल वोटर हैं उनका नाम है मुन्ना कुमार, फर्स्ट मेल वोटर जिन्होंने इसके थ्रू ई वोटिंग प्रणाली के थ्रू वोट किया है, उनका नाम है मुन्ना कुमार। तो तीन बातें याद रखना है यहाँ पे। पहला पॉइंट कि फर्स्ट राज्य कौन है जिसने ई वोटिंग सिस्टम को अपनाया, अब ऑनलाइन भी आप वोटिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट राज्य कौन है? बिहार है। फर्स्ट राज्य कौन है बोलो? बिहार है। दूसरी बात, एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है, कौन कौन सी ऐप्स हैं? ठीक है, तो ई वोटिंग और दूसरा SECBHR। ई वोटिंग किसने बनाया? CDAC ने, मैंने CDAC के बारे में चर्चा भी किया था। SECBHR जो है वो बिहार गवर्नमेंट का है। फर्स्ट वोटर विभा कुमारी है, पकड़ी दयाल से संबंधित है, पकड़ी दयाल की निवासी है, पूर्वी चंपारण में पड़ता है। और फर्स्ट मेल वोटर जो है वो क्या है? मुन्ना कुमार है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट स्टेट कौन है, इसमें से कोई भी फैक्ट पूछा जा सकता है। ये फिर से गेम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण, ठीक है, कौन सा संस्करण है? खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण चल रहा है? 7वां संस्करण चल रहा है। बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित नहीं किया जा रहा है? तो पहली बात तो ये हो गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 7वां संस्करण है वो बिहार में ही आयोजित किया जा रहा है। अब इसमें कौन कौन से, और ये कब से कब तक आयोजित किया जा गया है? सो देखोगे 4 मई से लेकर 15 मई तक, ठीक है, 4 मई से लेकर 15 मई तक। पहली बात तो ये याद रखना है। कौन कौन से शहरों में आयोजित किया जा रहा है? तो 5 शहर याद रखना है। पटना, राजगीर तो होगा ही, ठीक है, पटना में आयोजित किया जा रहा है, राजगीर में आयोजित किया जा रहा है, गया, भागलपुर और गया, गया जी, है ना, भागलपुर और बेगूसराय। तो ये 5 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। तब ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे, भागलपुर होगा ही, गया जी होगा, ठीक है, और मुजफ्फरपुर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछ रहा है, तो मुजफ्फरपुर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि पटना में आयोजित मिस बिहार 2025, ठीक है, मिस बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा इनका ऐश्वर्या राज ने, जो मिस बिहार 2025 है इसका खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, काफ़ी फेमस हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आपको इस पे इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द बिहार नेशनल फीडे रेटिंग चेस कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड? नेशनल फीडे रेटिंग चेस कंपटीशन, ठीक है, फीडे रेटिंग चेस कंपटीशन। पहले तो फीडे रेटिंग समझ लो, इसमें क्या होता है, इस रेटिंग के थ्रू ही क्या होता है, खिलाड़ियों को फीडे रेटिंग मिलती है ना, चेस से रिलेटेड होता है ये, ठीक है। और ये जो है पटना में इसका आयोजन किया जा रहा है, पटना में आयोजन इसका किया गया है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना है आपको। और ये इसमें टोटल 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, 150 प्लेयर्स ने। और इसके थ्रू ऐसे बहुत सारे गेम्स के थ्रू ही फीडे रेटिंग, आप सुनते होंगे कि रेटिंग मिल रही है खिलाड़ियों को, तो रेटिंग जो है वो इसी के थ्रू प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार के कितने प्रतिशत किसानों को KCC ऋण मिला है? ठीक है, बिहार के कितने प्रतिशत किसानों को KCC ऋण मिला है? एक बात समझ लेना कि बिहार में केवल जितना हमने लक्ष्य रखा था, लक्ष्य के मुकाबले
केवल लक्ष्य के मुकाबले केवल 2.82%, लक्ष्य के मुकाबले केवल 2.82% किसानों को केसीसी ऋण प्रदान किया गया है। आप देखेंगे कि हमने जो लक्ष्य रखा था, वो लक्ष्य रखा था, जो हमारा लक्ष्य था वो लक्ष्य था 15,84,580 किसान। ठीक है, लक्ष्य क्या रखा था? 15,84,580 किसान। लेकिन दिया कितना गया है? किसी से ऋण ऋण कितने लोगों को दिया गया? सो लिखोगे, ऋण प्रदान किया गया मात्र 43,908 किसानों को, 902 किसानों को ऋण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ऋण कितने को प्रदान किया गया है? 43,902 किसानों को ऋण प्रदान किया गया है। तो कितने परसेंट हुआ ये? 2.82%। लक्ष्य के मुकाबले 2.82% किसानों को ऋण प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने गन्ने की कीमत में प्रति क्विंटल कितने रुपए की वृद्धि की घोषणा की है? गन्ने की कीमत प्रति क्विंटल में जो वृद्धि की घोषणा हुई है वो कितने रुपए की हुई है? 20 रुपए की हुई है। मैं आपको पहले बता दूं कि प्रति क्विंटल में जो वृद्धि की घोषणा हुई है वो कितने रुपए हुई है? 20 रुपए हुई है। ठीक है, और ये जो है पिछले सीजन के मुकाबले 20 रुपये इंक्रीज किया गया है। इसकी घोषणा आपने सुना होगा, प्रगति यात्रा। ठीक है, प्रगति यात्रा में इसकी घोषणा की गई है। और आपको पता होगा कि प्रगति यात्रा की जो शुरुआत है वो पश्चिमी चंपारण से हुआ था, पश्चिमी चंपारण से, है ना। और ये जो पश्चिमी चंपारण है यह काफ़ी फेमस है गन्ना के लिए, गन्ना के उत्पादन के लिए। इनफैक्ट अगर हम लोग देखें तो बिहार का लगभग 50% गन्ना का जो उत्पादन है वो इसी जिले में होता है। तो गन्ना का उत्पादन यहाँ से है, इसलिए प्रगति यात्रा के जो प्रथम चरण था पश्चिमी चंपारण, वहीं से इसकी घोषणा की गई थी कि गन्ने की कीमत में प्रति क्विंटल हम लोग कितने रुपए का इंक्रीमेंट करेंगे। वो लोग कितने रुपए का इंक्रीमेंट करेंगे? 20 रुपए का इंक्रीमेंट करेंगे। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मार्च 2026 तक एक अंतरराष्ट्रीय इंडोर खेल संस्थान बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, मार्च 2026 तक। पहली बात तो अंतरराष्ट्रीय इंडोर खेल संस्थान बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? मार्च 2026 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। तो किस स्थान पे? तो पहली बात बता दूं आपको, इसको पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया है, पहली बार। और ये बहुउद्देशीय होगा, कई सारे गेम्स वगैरह इसमें खेले जाएंगे। इसकी जो कुल लागत है, ये कुल लागत 100 करोड़ रुपए है। लागत ध्यान रखेंगे हम लोग कि लागत जो है वो कितने करोड़ है? बोलो, 100 करोड़ रुपया है। कुल लागत जो है इसको बनाने की जो लागत आएगी 100 करोड़ रुपया आएगी यह। और इस स्थान का जो नाम होगा, जिसको पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना कह रहे हैं, इसका जो नाम होगा यह रेनबो ग्राउंड कहा जाएगा। रेनबो ग्राउंड कहा जाएगा। और इसको रेनबो ग्राउंड कहा जाएगा। और इसको कब तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2026 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 4 बातें याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय इंडोर खेल संस्थान, कई सारे गेम्स इसमें होंगे, कई सारे खेल खेले जाएंगे इसमें। कब तक का लक्ष्य रखा गया? मार्च 2026 तक। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में। इसकी लागत कितने करोड़ है? 100 करोड़ रुपए लागत है। और कितना, यह जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड को क्या कहा जाएगा? रेनबो ग्राउंड कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ध्यान से सुनेंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम समझते ही है कि नए नए स्टार्टअप्स लेना, और स्टार्टअप ही को तो फ्यूचर कहा जा रहा है ना। तो इसके लिए स्टार्टअप के लिए जो हेल्प कर रही है वो क्या नाम है उसका नाम है सिडबी। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसके लिए हेल्प कर रही है। बता दूं कि इस पहल का उद्देश्य जो है वो क्या है? स्टार्टअप के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।
इसका उद्देश्य क्या है? अनुकूल वातावरण का निर्माण करना स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है, और बिहार को स्टार्टअप हब में बदलना, ठीक है, बिहार को किसी में बदलना है, किसी में कन्वर्ट करना है, स्टार्टअप हब में कन्वर्ट करना है। बिहार 14th राज्य है, 14th स्टेट है, ठीक है, जो कि ये इस समझौते पर, इस एमओयू पे क्या कर रहा है? सिग्नेचर कर रहा है। बिहार इज द 14th स्टेट, ठीक है, याद रहेगा सभी को, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए किस संस्थान के साथ समझौता एमओयू साइन किया जा रहा है? तो किसके साथ? सिडबी के साथ। मोटिव क्या है इसका? अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, ठीक है, स्टार्टअप हब बनाना, और ये 14th स्टेट है बिहार। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितना आवंटन किया गया है? कितना आवंटन किया गया? तो पहली बात तो आप लोग समझ लो कि जो आवंटन टोटल किया गया शिक्षा क्षेत्र के लिए वो है 60,964 करोड़ रुपए। कितना का आवंटन है? 60,964 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। अब बात है इसमें समझना कि जो बजट पेश किया गया था इसमें टोटल कितने रुपए का बजट था? तो 3.17 लाख करोड़ का बजट था। कुल बजट कितने रुपए का था? 3.17 लाख करोड़ रुपए का कुल बजट था, पहली बात, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए 60,964 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो स्वास्थ्य के लिए 20,000 स्वास्थ्य के लिए 20,000 करोड़ रुपए का, और सड़कों के लिए 17,000 करोड़, सड़क के लिए 17,000 करोड़ का आवंटन दिया गया है, ठीक है। शिक्षा के लिए याद रखेंगे 60,964 करोड़। ऐसे मैं आपको एक सेशन लूंगा जिसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट कराऊंगा। आप एकदम निश्चिंत रहेंगे, मैं सारा एक एक करके सेशंस लेकर आ रहा हूँ। इसमें क्वेश्चंस भी रहेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ मैं इसको लेकर आऊँगा, और ये मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़े तो आप लोगों को कैसा सेशन लग रहा है? प्लीज़ ज़रूर एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है, क्या आपको चीज़ें याद हो रही हैं। थोड़ा अलग तरीके से डिटेल का एनालिसिस के साथ मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आपके जो भी सजेशंस होंगे सर आँखों पर हैं, आप प्लीज़ उनको बताएंगे, मैं उसमें और रिफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। और मैं ये भी प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए ज्योग्राफी के सेशंस भी मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ, है ना। एक वर्ल्ड मैप का सेशन मैं पहले सोच रहा हूँ। बिहार ज्योग्राफी का तो मेरा वीडियो पड़ा होगा, आप देख सकते हो उसको, तो उसको और थोड़ा डिटेल में करते हुए बिहार ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैप का एक सेशन मैं सोच रहा हूँ आप लोग के लिए लेकर आऊँ जल्दी जल्दी। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो आप लोग परफेक्शन आईएएस के साथ जुड़े रहें, और मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें जो है लेकर आता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं, आगे क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो बिहार बजट 2025-26 में घोषणा के अनुसार बिहार के किन जिलों में महिला हाट खोले जाएंगे? पहली बात समझ लो कि महिला हाट है क्या। महिला हाट क्या होगा कि एक क्षेत्र होगा, और उस क्षेत्र में जो जितने भी उद्यमी होंगे, सारी उद्यमी जो होंगी वो क्या होंगी? महिला होंगी। तो एक बड़ी बेहतर पहल है ना। इससे जब उद्यमी सारी जितने भी व्यवसायी होंगे सारी महिलाएं होंगी, तो इससे निश्चित रूप से क्या होगा कि महिला से संबंधित सामान या महिलाएं अगर उद्यमी होंगी तो निश्चित रूप से क्या होगा? उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा, है ना। तो एक क्षेत्र बनाया जा रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो व्यापारी होंगी वो महिला उद्यमी होंगी। तो ये क्षेत्र बनाया कहाँ पे जा रहा है? पहली बात तो बता दूं, ये पटना में जो मरीन ड्राइव है, इस मरीन ड्राइव में आप देखेंगे कि एलसीटी घाट से लेकर दीघा के बीच में, एलसीटी घाट जो लोग पटना में रहते होंगे निश्चित रूप से नाम सुना होगा। एलसीटी घाट से लेकर दीघा के बीच में ये बनाया जाएगा, ठीक है। एलसीटी घाट से लेकर दीघा के बीच में ये बनाया जाएगा, और इस महिला हाट का मतलब भी क्या होगा कि इसमें सिर्फ महिला उद्यमी होंगी, और ये महिला उद्यमी जो है वो क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, और अपना उनका आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण होगा। और इससे महिलाओं को अपने जो घरेलू उत्पाद हैं, इन घरेलू उत्पाद को बेचने का अवसर मिलेगा। इन घरेलू उत्पादों को बेहतर बाजार मिल पाएगा। बाजार कैसे मिलेगा? जब वो क्या करेंगे? अपने सामान को एक जैसे पता हो जाता है ना कि यहाँ पर
महिलाओं से संबंधित सामान मिलेगा, तो या यहाँ पर ये चीज़ मिलेगा। तो एक स्पेसिफिकेशन, एक डिफ्रेंशिएशन होना थोड़ा जरूरी होता है। तो याद रखेंगे कहाँ, पटना में एलसीटी घाट से लेकर दीघा के बीच में ये खोला जाएगा। नेक्स्ट फिर इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य का सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी के प्रतिशत में कितना है। ठीक है, जो सार्वजनिक ऋण है ये आपको मैं बता दूं कि सार्वजनिक ऋण जो है वो जीएसडीपी का 38.94% है। ठीक है, 38.94% है। और जो सार्वजनिक ऋण है ये लगभग 3,32,740.90 करोड़ रुपए है। मैं लिख देता हूँ, सार्वजनिक ऋण जो है वो 3 लाख, सार्वजनिक ऋण लिखेंगे 3,32,740.90 करोड़ रुपया है। ठीक है, 90 करोड़ रुपया है, याद रहेगा सभी को। और ये लगभग कितना परसेंट हो जाता है, 38.94% रहता है, इसको याद रखेंगे। ऐसे मैं फिर से बोल दूं, इसके सेशंस में लेकर अलग से आ रहा हूँ। राज्य विधानसभा परिषद में विपक्ष का नेता किसे नियुक्त किया गया है, तो ये पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी को नियुक्त किया गया। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। नेक्स्ट है पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा, जिसे बिहार की वंदे मेट्रो के नाम से जाना जा रहा है। वंदे मेट्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, वंदे मेट्रो, नमो भारत रैपिड रेल सेवा, जिसे किस नाम से जाना जा रहा है, वंदे नमो मेट्रो के नाम से जाना जा रहा है ना। ये किन के बीच चलती है, कहाँ से कहाँ तक चलती है, ये आप समझ लेना कि ये जो ट्रेन है ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चल रही है। तो पहली बात बता दूं कि ये जो ट्रेन है ये जयनगर से पटना, जयनगर आपको पता होगा मधुबनी में है। ठीक है, तो मधुबनी से पटना की ओर ये चलती है, वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाता है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, ये मैक्सिमम स्पीड जो है, मैक्सिमम स्पीड वो है लगभग 130 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर, ये इनकी मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन है ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, और ये जो है ये दूसरा है वंदे मेट्रो, बिहार का फर्स्ट है, भारत का सेकेंड है। और फर्स्ट जो वंदे मेट्रो ट्रेन है वह चलता है, वो सितंबर 2024 में, सितंबर 2024 में इसकी स्टार्ट की गई थी। और ये अहमदाबाद से भुज तक, अहमदाबाद से भुज तक ये ट्रेन की शुरुआत की गई थी। फर्स्ट वंदे भारत, फर्स्ट नमो भारत रैपिड सेवा, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। आपको बता दूं कि इसमें टाइम क्यों कम लगता है, इसके पीछे का रीजन बता दूं कि इसके दोनों ही छोर पे, दोनों ही किनारों पे इंजन है, जिससे जो टर्न राउंड का जो टाइम होता है आधा घंटा जो लग जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी एक जगह पे, जैसे बिहार में बरौनी में क्या होता है कि वहाँ पर जाकर और फिर इंजन चेंज किया जाता है, टर्न राउंड जिसको कहते हैं, इंजन चेंज किया जाता है। तो अगर दोनों ही छोर पे अगर इंजन लगा हुआ है तो टर्न राउंड का टाइम ऑब्वियस ही बात है कम हो जाएगा। उसके अलावा कवच प्रणाली है, आप लोग काफ़ी जानते होंगे कवच प्रणाली के बारे में। ठीक है, उसमें जो है कम डिस्टेंस, कम विजिबिलिटी पे भी दिखाई देता है, उस सुरक्षा प्रणाली है। तो ये दोनों के साथ जो है इसको डाला गया है। इसका आंसर, इसका जो टाइम है ये और रिड्यूस हो जाता है, टाइम और घट जाता है। और ये जयनगर से लेकर, याद करेंगे कहाँ से कहाँ तक, जयनगर से लेकर पटना तक इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को देखते हैं। बिहार के, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने विश्व पर्यावरण दिवस पर घोषणा की है कि भारत के हरित आवरण को 15% से बढ़ाकर 17% किया जाएगा। हरित आवरण जो ग्रीन कवर है उसको 15% से बढ़ाकर कितना करना है, 17% तक करना है। तो पहली बात तो ये उठता है कि घोषणा किसने की है, तो घोषणा की है जलवायु परिवर्तन मंत्री सुनील कुमार ने। ठीक है, तो कब तक इसको करना है, तो इसको करना है 2028 तक। जो ग्रीन कवरेज है, हरित आवरण जो है, इसको 15% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करना है, 17% करना है। ये आयोजन जो है, ये पर्यावरण दिवस का जो आयोजन हुआ था उसमें वो आयोजन बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा बिहार
स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसकी शुरुआत का आयोजन किया गया था। कब? आपको पता होगा, पर्यावरण दिवस के अवसर पे। और उसी दिन पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को, और उसी दिन यह घोषणा की गई कि हम लोग जो ग्रीन कवरेज है, इस ग्रीन कवरेज को 15% से बढ़ाकर कितना परसेंट करेंगे? 70% करेंगे। ठीक है। और एक बात बता दूं कि बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, कि 50वीं वर्षगांठ पर एक थीम रिलीज किया गया कि बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, प्लास्टिक पॉल्यूशन को बीट करो, प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करो। ठीक है, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसकी शुरुआत की है, के द्वारा उसकी 50वीं वर्षगांठ भी थी। और हम लोगों को जो हरित आवरण है उसको 15% से बढ़ाकर कितना परसेंट करने का लक्ष्य रखा गया है? 70% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, किस जिले में 225 करोड़? देखो, हमेशा ऐसे अंडरलाइन करके चीजों को देखा करो। को लागत से एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र है तो एमएसएमई के अंदर टेक्नोलॉजी को लगाना, एमएसएमई का विकास करना, इससे संबंधित होगा। तो इसकी जो शुरुआत की गई है, ये जो एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर है, ये कहाँ पे शुरुआत किया जाएगा? तो गया जी में इसकी शुरुआत की जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि इसकी जो शुरुआत है, इसका मोटिव क्या है कि एमएसएमई के अंदर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। और एमएसएमई का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? रोजगार का सृजन करना, है ना? किसका सृजन करना? रोजगार का सृजन करना। तो ये रोजगार का सृजन इसके द्वारा किया जाएगा। और इसमें इसकी जो कुल लागत है, इसको बनाने के लिए टोटल 20 एकड़ भूमि पर इसको बनाया जाएगा। ठीक है, कि इस पर 20 एकड़ भूमि पर इसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो दो बातें याद रखना। लागत तो पता ही है 225 करोड़। तो पहला पॉइंट कि किस जिले में 225 करोड़ की लागत से एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जा रहे हैं? तो गया जी में। लागत क्या है? 225 करोड़। मोटिव क्या है? टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और रोजगार का सृजन करना। क्षेत्र कितना है? तो 20 एकड़। याद रहेगा आप सभी को, है ना? चलो, और ये खिजरसराय कोई एक जगह है, वहां पे इसको स्थापित किया जाएगा गया जी के अंदर। नेक्स्ट है, गेम वाला क्वेश्चन आ गया है। 18वीं पुरुष T20 राष्ट्रीय बधिर क्रिकेट चैंपियनशिप का उद्घाटन बिहार में से निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में जो है इसको किया गया है? तो ये जो है ऊर्जा स्टेडियम, याद रखेंगे आप लोग, पटना के अंदर ऊर्जा स्टेडियम है। इस ऊर्जा स्टेडियम के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी 13 से लेकर 19 अक्टूबर तक। और इसमें लगभग सारे बिहार के विभिन्न राज्यों की टीमें जो है वो शामिल थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वुशु टूर्नामेंट 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली दीक्षा कुमारी, है ना? ये दीक्षा कुमारी किस जिले से संबंधित है? तो ये बक्सर से संबंधित है। ये चाइना में हुआ था वुशु टूर्नामेंट। ठीक है, चाइना में। ठीक है, याद रखेंगे इसको, थोड़ा बहुत डिटेल में इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। गलत कथन की पहचान करना है। ठीक है, पहली बात, जब भी क्वेश्चन में गलत रहे उसको अंडरलाइन कर ले, सही रहे उसको अंडरलाइन कर ले। ये क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है। ठीक है, तो गलत कथन की पहचान करना है। तो उन्होंने जेंडर बजटिंग, ठीक है, जेंडर बजटिंग क्या होता है तो समझ लेना कि महिलाओं के लिए अलग बजट की घोषणा। ठीक है, तो जेंडर बजटिंग की जो शुरुआत है ये सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है। इनका आपको पता होगा कि इनका अभी निधन हुआ है, देहांत हुआ है, तो निश्चित रूप से उससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। आपको याद होगा एक बार रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हुआ था, रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था, और उस समय उनसे संबंधित प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए थे। तो जब भी बिहार के किसी बड़े लीडर का निधन होता है तो वहाँ पे प्रश्न बढ़ने की संभावना थोड़ी सी बन जाती है। इन्होंने भारत में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं भाई, ये भी सही है ना? बिहार के लंबे समय तक सेवा करने वाले उप मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही।
सबसे लंबे समय तक ये उप मुख्यमंत्री रहे, 5 से लेकर 13 और फिर 17 में भी उप मुख्यमंत्री रहे। और इनका जन्म नालंदा में नहीं हुआ था, इनका जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था, पटना में हुआ था। तो ये जो है ये रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक गेम वाला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने निम्नलिखित में से किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो थांग ता में बिहार ने 2 स्वर्ण पदक जीता है, ये थोड़ा याद रखना वो। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए, गया का नाम हाल ही में गया जी रखा गया, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, यह मगध प्रशासनिक प्रभाग का मुख्यालय है, ये भी करेक्ट है। तो गलत पूछ रहा है ना, तो गलत, ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है ना, बात समझ में आ रहा है? तो गलत कौन सा है, ना तो एक गलत है और ना ही 2 गलत है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उन्नयन, ठीक है, अपग्रेडेशन से गुजरने वाला प्रथम स्टेशन बना? देखो, अमृत भारत स्टेशन योजना जो है, इसमें क्या किया जा रहा है, स्टेशनों को काफ़ी ज़्यादा उसको उन्नत किया जा रहा है, उसको रिजोनोवेट किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि सबसे पहला जो स्टेशन है जिसको रिजोनोवेट किया गया है वो स्टेशन है गांधीनगर। ठीक है, आप लोग को याद रखेंगे सभी लोग कि ये जो फर्स्ट स्टेशन है वो गांधीनगर है, जो जिसको रिजोनोवेट किया जा रहा है। ठीक है, बिहार के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2 जंक्शंस हैं, एक थाबे जो कि गोपालगंज के अंदर आता है और दूसरा पीरपैंती, इन दोनों को सेकेंड, ये दोनों सेकेंड हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, पहला स्टेशन, तो पहला स्टेशन जो है वो कौन सा है, बोलो? गांधीनगर जंक्शन है, ये सबसे फर्स्ट है। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि अमृत भारत स्टेशन जो है वो क्या है कि स्टेशन को स्वच्छ बनाना, आरामदायक बनाना और उपयोग में आसान बनाने के लिए ये एक दीर्घकालिक योजना है। और इसमें सबसे पहले बिहार के जो हैं थाबे और पीरपैंती जंक्शन, ये अब इसके अंदर जुड़े हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेशन कौन था, गांधीनगर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में मई 2025 में पटना में आयोजित अंतरराष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बायर सेलर मीट कहाँ पे आयोजित किया गया, बोलो? पटना में। किसके द्वारा किया गया था, है ना, कि बायर सेलर मीट जो है ये किसके द्वारा किया गया था, इसको समझते हैं। तो ये जो मीट है ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, और इनके साथ एपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपिंग अथॉरिटी, अपेडा, इनके साथ मिलकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और ये आयोजन जो है 19 और 20 मई को किया गया था ज्ञान भवन में, पटना में। ठीक है, पटना के ज्ञान भवन में। और इनके साथ साथ ज्ञान भवन में, इनके साथ साथ इसका जो आयोजन किया गया है, इसमें टी बोर्ड ऑफ इंडिया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, इसकी भी, इन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, और ये जो इनका मेन मोटिव है वो क्या है कि जो खाद्य कृषि क्षमता है उसको और बढ़ाना है, उसको और बेहतर करना है। खाद्य प्रसंस्करण को सनशाइन इंडस्ट्री कहा जा रहा है, आपको ही पता होगा कि सनशाइन इंडस्ट्री कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री बिहार के लिए रोजगार प्रदान करने वाली भी इंडस्ट्री है और बिहार का ये फ्यूचर ही है। ठीक है, बिहार में भी सबसे ज़्यादा इसी इंडस्ट्री का डिमांड भी है और पॉसिबिलिटी भी है, संभावना भी है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस को और किया हमने अभी। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। एंड मैं आप सभी से फिर से यही कहना चाहूँगा, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, पढ़ाई कीजिए। फेस्टिवल आपने मना लिया होगा तो जल्दी जल्दी अपने रूम्स वापस आ जाइए, जहाँ भी आप लोग रहते हैं वापस आ जाइए। और देखो 2-3 बातें और कि कई बार आप लोग सोर्स पूछ रहे थे कि ये कहाँ से है करा रहे हैं, तो एक करंट अफेयर्स अभ्यास पत्र प्रश्न की एक श्रृंखला हिंदी और इंग्लिश में आई थी। ठीक है, अभी भी आपके मार्केट में अवेलेबल होगा, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, उससे ही प्रश्न को हम लोग करा रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स की जो ईयरली मैगजीन है, ईयरली मैगजीन, ये इंग्लिश मीडियम में आ चुकी है, परफेक्शन आइज के सभी अभ्यर्थियों को मिल चुका होगा, मार्केट में भी अवेलेबल है।
तो आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, है ना। अगर आपने जो भी सोर्स अगर पहले से फॉलो कर लिया है तो इसको अगेन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स में एक दो सोर्सेज मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। मैं इसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इन सभी को आप लोग के लिए लेकर आने वाला हूँ। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एग्ज़ाम क्रैक कीजिए और बिहार के निर्माण में अपना योगदान देते रहिए। मिलते हैं, थैंक यू।